नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। दो अहम इशू आज डिस्कस करेंगे। एक तो आपको पता है कि जी इलेक्शन कमीशन के सामने पीडीएम जो अपोजिशन की अहम तरीन सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन कमीशन जो एक आइनी इदारा है, आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है, उसके सामने वो प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हैं कि 6 साल का एक अहम तरीन केस जो है उसका फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, ये अहम तरीन केस है किस तरह? ये सिर्फ इल्लीगल यानी गैर कानूनी फ़ंडिंग इसमें सिर्फ नहीं है, गैर कानूनी फ़ंडिंग का केस नहीं है सिर्फ, ये मेगा करप्शन का केस नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, बल्कि ये कौमी सलामती के हवाले से भी ये केस बहुत अहम है, क्योंकि इसके अंदर जो फंडिंग हुई है वो इंडियन एंड यहूदी एजेंट इन कंपनी शामिल हैं। तो ये केस इस लिहाज से बहुत अहम है, जिसको याद दिलाने के लिए आज पाकिस्तान की अहम तरीन सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट किया उन्होंने कि भाई आपने 6 साल में ये केस अभी तक नहीं दिया। एक तो ये हमारा इशू है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा ये है कि इस मुल्क में 73 साल हो चुके हैं। हम बहुत सारे इदारों के बारे में सुनते हैं, कोई रियासती इदारा है, कोई हुकूमती इदारा है, कोई आइनी इदारा है, कोई आज़ाद एंड खुद मुख्तार इदारा है। तो ये जो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारे की बात की जाती है, जिसमें आपके फ़ौज आ जाती है, जिसमें पार्लियामेंट आ जाता है, जिसमें नैब आ जाती है, जिसमें ख़ुद इलेक्शन कमीशन शामिल होता है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान शामिल होता है, हम स्पेसिफिक डिस्कस कर रहे हैं कि ये ख़ुद मुख्तार और आज़ाद इदारा है और इसको तहफ़्फ़ुज़ देता है आइन। लेकिन सर, क्या वजूहत है कि पाकिस्तान के 73 साल के अंदर ये जुडिशरी जो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है उसमें जिस तरह के फ़ैसले आए हैं सब जानते हैं, मैं इस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, फ़ैसलों में बात की जा रही है। लेकिन वाहिद एक इदारा है फ़ौज, जो भी फैसला करता है उस पर कोई दबाव नहीं होता है, और देखने में आएगी कि तमाम आज़ाद खुद मुख्तार आइनी इदारे, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, नैब सब दबाव में है। अब ये जो इदारे अगर दबाव में चलते हैं तो फिर ये क्या फ़ैसला देंगे, क्या देंगे? और ये फॉरेन फंडिंग का केस का फ़ैसला अगर इलेक्शन कमीशन अभी तक नहीं दे सका, जो कौमी सलामती का एक बहुत अहम केस है, अगर वो दबाव में नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आइन शिकनी कर रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल करता है तो आप उसको फांसी पे लटकाने की बात करते हैं, लेकिन इदारे में मौजूद लोग इदारे को बदनाम करते हैं। इदारा तो मासूम होता है, इदारे को चलाते तो वो लोग हैं जो इदारों पे मौजूद होते हैं। तो आज इस इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं जनाब जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, साबिक वज़ीर, सीनियर सियासतदान। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ शेख वक़ास अकरम साहब हैं, सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वज़ीर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। एजाज़ुल हक साहब, सरबराह मुस्लिम लीग जेड, आपका ही शुक्रिया। जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। सर, ये एक बड़ा अहम केस है जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में है, जिसके लिए बड़ी अहम सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन आज़ाद खुद मुख्तार इदारे को याद दहानी कराने के लिए कि इस अहम तरीन केस को, जो कि इलीगल फंडिंग का केस है, मेगा करप्शन का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और सबसे अहम कौमी सलामती के खिलाफ ये केस अगर ओपन होता है तो सामने चीज़ आएंगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये बताने के लिए, उनके काम के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। एक तो उस पर कमेंट्स आपका चाहिए सर। दूसरा ये है कि ये इलेक्शन कमीशन माजी में भी आपको पता है कि सर आज तक कोई इलेक्शन कमीशन का फैसला या कोई इलेक्शन या कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर उंगली ना उठी हो। क्या कहते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी सी तस्हीह करना चाहूँगा आपकी इंतहाई माजरत के साथ। जरूर आप इस पे, और मैं चाहूँगा कि दूसरे साथी हमारे इसके ऊपर कमेंट करें। जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक है, फ़ौज एक आज़ाद अदारा नहीं है। फ़ौज एक गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेशन में काम करती है। जहाँ तक आज़ाद इदारों का ताल्लुक है, वो हैं जो आइनी इदारे हैं,
जिनके सरबरा और जिनकी कंपोजिशन एक दफ़ा जब की जाती है तो आइन में उनको तहफ़्फ़ुज़ है, जब तक उनका वो टाइम मुकम्मल नहीं होता है उनको कोई दाएं बाएं आप नहीं कर सकते हैं, और वो किसी मिनिस्ट्री के नीचे नहीं होते हैं। जिस तरीके से दादरा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, आपका नैब है, और इसी तरह से आपके पैमरा और नेप्राज और दूसरे तीसरे ये तमाम की तमाम चीज़ें आ जाती हैं। ये है वो अदारे जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, आइनी तौर पर ये जो करना चाहें वो कर सकते हैं। रूल्स रेगुलेशंस के तहत गवर्नमेंट इनके खिलाफ इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं और जो फैसले ये करते हैं उनके खिलाफ गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं कर सकती है। जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक, चाहे तो फ़ौज के सरबराह को जब चाहे रिमूव कर सकता है या किसी किस्म की एक्शन वो ले सकते हैं उनके खिलाफ। और डिफेंस उनकी तमाम एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, एक मिनिस्ट्री है, और सेक्रेटरी डिफेंस के थ्रू उनकी कार्रवाई को तमाम की तमाम जो है ना उसको देखा भाला जाता है। पहली बात मेरी ये कमेंट थी, मैंने कहा ये ज़रा मैं अर्ज़ कर दूँ, बाकी हमारे साथी भी कमेंट करना चाहेंगे। ये दूसरी बात है कि जहाँ तक प्रोमिनेंट ताल्लुक है, प्रोमिनेंस में बाकी जितने भी अदारे जिनकी मैंने बात की, जिनकी अहमियत की बात की, जिनकी आईनी पोजीशन की बात की, वो सब पीछे छोड़े जाते हैं। अगर किसी अदारे की बात की जाती है, अदारा इस वक्त फ़ौज को अदारा बना के, आईनी अदारा बना के पेश किया जाता है हमारे डिस्कशंस में। रह गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस केस का, जिसके लिए आज मुजाहरा किया गया है, आइन इसके बारे में बिल्कुल क्लियर है, और क्लियर यह है कि कोई फॉरेनर अगर कोई फंडिंग करता है, अगर कोई सियासी पार्टी किसी फॉरेनर से, गैर पाकिस्तानी से पैसे लेता है अपने इलेक्शन के काम को चलाने के लिए, वो गैर कानूनी है, वो पार्टी डिसबैन हो जाता है और उसके जो भी अचीवमेंट्स हैं वो ख़त्म किए जाते हैं। रह गया तहरीक इंसाफ का, जिनका केस इनके अपने सेक्रेटरी जनरल ने डॉक्टर अकबर एस बाबर ने ये केस लाया, जो उनका सेक्रेटरी जनरल था, वही इस केस को आगे चलाने की कोशिश कर रहा है, और वही हैंडल करता था तमाम के तमाम अकाउंट्स को। तमाम सबूत उसके पास है, यहाँ तक कि चंद दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इस बात को एडमिट किया कि जी जो वहाँ पर उन्होंने कमेटियाँ या जो ग्रुप चंदे इकट्ठे करने के लिए बनाए थे, अगर उन्होंने किसी फॉरेनर से चंदा लिया है और वो चंदा मेरी पार्टी के फंड में आ गया है, तो इसके बारे में मुझे पता नहीं है, तो ही इज प्लीडेड नॉट गिल्टी। अभी कानून इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर दारोमदार है कि वो क्या फैसला करती है इसके बारे में। मेरे ख्याल में तो ये शट एंड क्लोज केस लगता है, ये जुर्म साबित हो चुका है। अभी इसके बारे में क्या फैसला आता है नहीं आता है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकूंगा। इलेक्शन कमीशन उसके एक जज से उसकी सरबराही कर रहे हैं, और बाकी मेंबर भी बड़े सीनियर किस्म के लोग हैं, तो वो जो फैसला करेंगे देख लेंगे कि क्या फैसला हो जाता है। ठीक है सर, हम आपसे आगे चल के एक फाइनल बात करना चाहता हूँ। ये डॉक्टर अपना शेख साहब ने जो बात की कि 2.5 साल से उनका केस पेंडिंग है, मैं शेख साहब को याद दिलाना चाहता हूँ, यंग आदमी है। हमारे मुल्क की तारीख में बेशुमार केसेस इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन पिटीशंस के ऐसे हुए हैं कि एक पूरा टेन्योर खत्म हो गया, अगला इलेक्शन हो गया, उसके बाद फैसले आते रहे हैं। तो ये हालांकि लिखा हुआ है कि 4 महीने के अंदर अंदर फैसले किए जाते हैं। अगर चाहें तो मैं कोट कर सकता हूँ। ठीक है सर, बहुत सारे फैसले आपने बिल्कुल सही कहे, हम बिल्कुल इस पे बात करेंगे। एजाजुल हक साहब, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही है डॉक्टर साहब, बिल्कुल, थैंक यू। एजाजुल हक साहब, ये जो फॉरेन फंडिंग के पहले इसमें हिस्से में आ जाते हैं, फिर इदारों के ऊपर बात करूंगा, उस पर भी कुछ तस्वीर मैं भी जरूर करूंगा। असल में मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि सर ये फॉरेन फंडिंग का केस 6 साल हो गया इलेक्शन कमीशन में, ये सिर्फ इलीगल फंडिंग का मैटर नहीं है, ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर नहीं है, ये सिर्फ मेगा करप्शन का नहीं है, इसमें कौमी सलामती के मैटर्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इसमें जो फंडिंग आई है वो आई है यहूदी एजेंट्स की तरफ से, यहूदी कंपनी की तरफ से, और ख़ास तौर पे इंडियन जो लोग हैं उन्होंने दिया है। तो क्या समझते हैं सर, ये फॉरेन फंडिंग का केस 6 साल से इलेक्शन कमीशन कौमी सलामती का केस है और वो इस पे फैसला नहीं कर रहा? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये केसेस जो हैं अमूमन इलेक्शन कमीशन में इस किस्म के जितने केसेस आते हैं, चाहे वो इलेक्शन से रिलेटेड हों या फिर वो ये जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है, इसमें तो मतलब दूध का दूध और पानी का पानी है। ये ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि ढकी छुपी हो।
लेकिन पीटीआई ये पहली जमात थी पाकिस्तान की तारीख में जिसने ये फंडिंग का एक नया तरीका जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। पहले शौकत खानम के लिए, अपना फिलंथ्रोपी के लिए, और उसके बाद फिर पॉलिटिक्स में भी जब वो आए तो उन्होंने ये एक नया तरीका यानी कि फॉरेन फंडिंग से भी लोकल भी फंड रेजिंग की उन्होंने, और इस तरह से ये पार्टी जो है अपने पैरों पर खड़ी हुई। कोई ऐसी जमात नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ये तो क्योंकि इनका ये तरीकाकार ऐसा था कि इन्होंने एजेंट जो थे वो मुकर्रर किए हुए थे, तो सब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में आ गई। मुझे ऐसी ऐसी जमातों के बारे में पता है जिनको फॉरेन फंडिंग हुई, जो उन्होंने यहाँ डिक्लेयर भी नहीं की, अपने अकाउंट्स के अंदर बाहर लेते रहे, जब दिल किया पानी पैसे यहाँ मंगवा लिए, जब दिल किया उनको इस्तेमाल कर लिया, और कोई पूछ गुछ किसी की नहीं थी उसमें, चाहे वो मतलब मजहबी जमातें हों चाहे वो सियासी जमातें हों। लेकिन मौजूदा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हुकूमत को खुद चाहिए कि वो क्लियर करे और उसको डिले ना करवाए। जितना ये डिले होगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उतनी खराबियां पैदा होती रहेंगी। इलेक्शन कमीशन हमारा मजबूर है फैसला करने में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की नामजदगियां तो देखें ना आप कैसे होती हैं। यही प्रॉब्लम है नैब का, यही प्रॉब्लम है इलेक्शन कमीशन का। मैं आज से नहीं 5-10 साल से ये बात कहता आ रहा हूँ कि जब तक इन अदारों को आप पार्लियामेंट से बालातर नहीं करेंगे, जब तक इनकी जो नामजदगियां हैं वो ऑपोजिशन और हुकूमत मिलके नहीं करेगी, अब ये अदारे जो हैं ये फाल होंगे। मौजूदा सूरत हाल में तो आप देख लें इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आए हैं। मैं किसी शख्सियत पे नहीं इल्जाम लगा रहा, और इसी तरह आप माजी में उठा के देख लें, इसी तरह आप नैब को उठा के देख लें कि मौजूदा नैब के जो सरबराह हैं उनको किन लोगों ने सेलेक्ट किया, कौन उनको लेकर आए, और फिर कौन उनको चला रहे। यानी लाया कोई और फायदा किसी और ने उठाया, और वही लोग जिन्होंने नामजद किया वो अब मुश्किल में जो है वो आ गए। तो ये आज जो पीडीएम का वहां पर जलसा या जुलूस या नुमाइंदा हाजिरी हुई है, उसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हम कह सकें यार कि बहुत बड़ी कोई हलचल थी। यानी या तो उन्होंने इसकी हाइप बहुत क्रिएट की थी, इनको हाइप नहीं क्रिएट करनी चाहिए थी कि जी हम पता नहीं कौन सी कोई क़यामत ले आएंगे जब हम इलेक्शन कमीशन के सामने जाएंगे। तो वो आए और वो चले गए, और अपनी करारदाद भी उन्होंने, या वो जो चीज़ पेश करनी थी वो पेश नहीं की। अब कहा जा रहा है कि वो कल पेश की जाएगी। अब इसको पीटीआई को जो मुश्किल पेश आ गई है वो ये मुश्किल पेश आ गई है कि वो घर का भेदी लंका ढाए। जिस शख्स को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिस शख्स के पास सारी इंफॉर्मेशन थी, उस शख्स ने वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सामने रख दी। वो आपके पास भी मौजूद है, आपने उस पर बड़ी प्रोग्राम भी किए, बहस भी की। आपके मतलब अकबर एस अहमद साहब की मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब की, तो उनके पास तो एक एक इंफॉर्मेशन थी, एक एक जो ईमेल है वो उनके पास थी, तो वो सामने ले आए। अब जब वो सामने आ गई है और वो फॉरेन फंडिंग है, और उसमें जब ये कहा गया है कि जो गैर मुल्की लोग हैं वो फंडिंग नहीं कर सकते, अगर उन गैर मुल्कियों ने फंडिंग की है तो इसका मतलब है कि वो फिर गलत हुई है। अब उसके दो ही रास्ते हैं कानूनी तौर पे जो मेरी थोड़ी बहुत मालूमात है। एक तो ये है कि वो पैसा पीटीआई वापस दे, और दूसरा वो ये कह सकते हैं कि ये जमात ही जिसको ये फंडिंग की गई है उसको कलअदम करार दे दें, तो फिर हुकूमत। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल सही है, सही है। मैं बिल्कुल इसके ऊपर आऊंगा। मैं शेख वकास साहब से बात करूं। शेख वकास साहब क्या कहेंगे, मैं क्या सवाल करूं इस फॉरेन फंडिंग के हवाले से? सब कुछ आपके सामने है सर, क्यों नहीं इसका फैसला हो रहा है? देखें डॉक्टर साहब, ये तो बात बड़ी सीधी सादी है। सिर्फ इक़्तिदार को बचाया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो सारा केस है अकबर एस बाबर का, इसमें चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। नंबर एक, वो सोर्स जिससे पैसे लिए हैं वो ममनुआ है, आप उससे पैसे नहीं ले सकते। दूसरा, डिस्क्लोजर का मामला है, आपने इसको डिस्क्लोज कहीं किया ही नहीं है। सोर्स का ममनुआ होना एक तरफ, आपने तो सोर्स डिस्क्लोज ही नहीं किए, अकाउंट्स आपने बताए ही नहीं, और फिर ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्ट अबाउट फॉरेन नेशनल्स, बट ये वो फॉरेन नेशनल्स हैं जिनकी जो नेशंस हैं और उनकी स्टेट्स जो है वो पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करने पे और पाकिस्तान के टुकड़े करने और पाकिस्तान को बर्बाद करने पे तुली हुई है। सो यक न शुद्ध दो शुद्ध, ये जो है अजीब सेंसिटिव किस्म का काम है।
अच्छा, आपके जो लॉज हैं डॉक्टर साहब, मैं जरा उसके ऊपर रोशनी डालूं थोड़ी सी। 2009 का आप कानून देख लें, 2002 का कानून भी है, 2009 का भी है, और अब जो अमेंडेड कानून है वो सन 2017 का जो है वो ये इलेक्शन एक्ट 2017 है, बिल्कुल सही है। जिसके अंदर हाँ 2017। अच्छा, ये मैंने इसलिए 2002-2009 का जिक्र किया कि कहीं अगर कोई पाकिस्तान पार्टी तहरीक इंसाफ का मेरा दोस्त है वो भी शामिल ये हो कहे जी के हाँ वो ये कहे कि जनाब नहीं, हमारा तो सिलसिला जो है वो आज से 6-7 साल पहले का है, तो उस वक्त तो ये शिक ही नहीं थी। तो मैं आपको ये बताता चलूं, ये जो शिकें हैं ये 2002 में भी मौजूद थी, ये 2009 में भी मौजूद थी, और ये 2017 में भी मौजूद हैं। अब इन शिकों के तहत ये बड़ा वाज़ेह है इस एक्ट की जो शिकें हैं, जिसमें आर्टिकल 210 है, फिर आर्टिकल 213 है, आर्टिकल 212 है, 211 है। ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह कर देता है, और वो जो आखिरी जो इसका इफेक्ट है उसमें तो बाकायदा तौर पे बता दिया गया है कि अगर जो एक्सप्लेनेशन दी गई है कि फॉरेन एडेड वो क्या मामला होगा, तो उसमें यह है कि इफ रिसीव्स एनी एड फाइनेंशियल और अदरवाइज फ्रॉम एनी फॉरेन गवर्नमेंट, ओके फॉरेन गवर्नमेंट से नहीं ली, और पॉलिटिकल पार्टी ऑफ फॉरेन कंट्री, वो भी शायद सामने नहीं है, आखिर में लिखा हुआ है और एनी पोर्शन ऑफ हिज फंड्स फ्रॉम फॉरेन नेशनल्स। बड़ी क्लैरिटी है। तो उसमें तो वो जैसे एजाज भाई ने कहा, दूध का दूध पानी का पानी है, और 213 जो है वो तो बता देता है कि इसकी रेजोल्यूशन हो जाएगी, और रेजोल्यूशन के बाद इनके एमएनएज और एमपीएस जो हैं वो बिल्कुल जो है वो डिस्क्वालीफाई होकर चले जाएंगे, इनके एसेट जो है वो जब्त कर लिए जाएंगे। दूसरी चीज जो मुझे खटक रही है, वैसे तो कानून बड़ा वाज़ेह है, मगर आप देख लें कि दर्जनों से ज्यादा तारीखें पड़ चुकी हैं। पहले तो पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के इनके जो फंड्स की तहकीक का इख्तियार है उसको चैलेंज कर दिया। जिस वक्त वहां उनके खिलाफ ये फैसला हो गया, तो उन्होंने फिर अकबर एस बाबर के मुद्दई बनने को चैलेंज कर दिया। जब वहां भी उनकी बात ना चली, तो फिर एक कमेटी जो है जिसमें डीजी ऑडिट और इलेक्शन कमीशन के 2 अफसरान के मुताबिक वो जो कमेटी है जिसने बाद में इसकी तहकीक करनी थी, उसके ऊपर भी ये स्टे के लिए अदालत में चले गए। तो मैं ये समझता हूं कि ये सारी रुकावटें इसलिए पैदा करने जा रही हैं क्योंकि लॉ बड़ा क्लियर है, और उस लॉ के तहत अगर इनका केस का फैसला किया जाए तो ये एक दिन भी इनकी पार्टी नहीं रह सकती। पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी और इनके एमएनएज एमपीएस खत्म हो जाएंगे। कानून ये कहता है। अब एक नया मोड़ क्या आया 2-4 दिन पहले, जो इन्होंने एतराफ जुर्म किया, इन्होंने कहा जी हमने अमेरिका से पैसे लिए हैं। अगर आप पिछले 7 साल का ट्रैक देख लें जब से ये केस चल रहा है, तो इस पूरे ट्रैक में पहले तो ये मानते ही नहीं थे कि इन्होंने फॉरेन कंट्री से पैसे लिए हैं। ठीक है जी, अब ये कहते हैं कि हमने अमेरिका से पैसे लिए हैं, मान लिया है। अगर इनका एतराफ ही देख लिया जाए तो केस फिर भी वाज़ेह है। मजे की मैं आपको बात बता दूं कि इसमें जो अहम एक नुकता है वो सर्टिफिकेशन का है कि पॉलिटिकल पार्टी हर साल एक सर्टिफिकेट इशू करके देती है जो इनका एक ऑफिसर बेरर देता है। कानून ये कहता है कि अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पार्टी हेड, वो जो इन्होंने सर्टिफिकेट्स दिए हैं इतने साल अपने अकाउंट्स के हवाले से, अपने सोर्सेज के हवाले से, जो हर साल ये इलेक्शन में जमा कराते रहे, सारे गलत हो गए ना जी। तो यानी कि जैसे गलत एफिडेविट के ऊपर बहुत से एमएनए फारिग हो गए, तो गलत सर्टिफिकेशन के ऊपर और गलत दस्तखतों के ऊपर अब खान साहब ये कहते हैं कि मैंने इंस्ट्रक्शंस दी थी अपने एजेंट्स को। जब इन्होंने कहा ना कि अमेरिका से फंड का एतराफ किया, तो उसमें एक अगली चीज ये है कि इन्होंने कहा जी कि हमारे पार्टी लीडर इमरान खान साहब ने अपने एजेंट्स को कहा था कि तुमने भाई किसी गलत सोर्स से पैसे नहीं लेने, मगर अगर तुमने गलत सोर्स से पैसे ले लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये तारीख दोबारा रिपीट कर रही है डॉक्टर साहब अपने आप को, जैसे बनी गाला के लिए वो खत आ गया था। मेरी बात आप सोच रहे हैं ना जी सर। भाई मैंने कह दिया तो अब मैं जिम्मेदार नहीं हूं। भाई पैसे आपके पास आए, आपकी पार्टी ने इस्तेमाल किए, आपके अकाउंट्स में हुंडी के जरिए वो पैसे आए, बेनिफिशियरी आप हैं, आपने कह दिया था। कानून आपकी हर गपशप पे नहीं लगता। मुझे तो खदशा ये है कि खान साहब को थापड़ा छापड़ा लग गया कि यार चलो खान जी इथों भी काट देने थानू है जी। तो उस मामले पे अचानक 6-7 साल बाद एतराफ जुर्म आ गया कि हाँ जी अमेरिका से पैसे आए हैं,
तो इसमें भी कोई गड़बड़ हो सकती है, मैं आपको बताऊं। जी सर। ऐसे नहीं तरीके इंसाफ वाले दौड़ते दौड़ते आज मान गए कि हमने अमेरिका से पैसे लिए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। वैसे तो मुझे इलेक्शन कमीशन से कोई खास उम्मीद नहीं है। मैंने आपको अपना केस बताया कि 2.5-2 साल से इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर मौजूद, उस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जिसने का फैसला 3 महीने में होना था और उसके बाद अदम पैरवी पे वो खारिज हो गया। और वो कितनी वहां पे तारीखें पड़ी, कितनी दफा मेरे वकील गए। जिस ट्रिब्यूनल की मुद्दत थी सिर्फ 3 महीने थी, वो हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल 2.25 साल से काम कर रहा है और इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। अब 2.25 साल बाद वो कहते हैं आपकी अदम पैरवियां हैं, ये नहीं हुआ, मिंटेबिलिटी नहीं है, कानूनी लीगल कोई हिच है, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, वहां से वापस आ जाएं। एक ही कर रहा है इलेक्शन कमीशन। मुझे तो समझ नहीं आती, कोई सिर्फ सियासतदानों ने मुंह दिखाना है जाके अल्लाह ताला को, और यहाँ किसी ने मुंह नहीं दिखाना अल्लाह ताला को। बंदे अज नहीं रहते, तुसी सोसाइटी है, तुसी किसी ना गल नहीं जे करनी। ठीक है सर, ठीक है। मैं तो हैरान हूँ, परेशान हूँ। वो ठीक है, खान साहब शायद इसमें से भी कोई थापड़े थुपड़े से निकल जाए, वो कोई बात नहीं है, मगर कोई कहीं तो मतलब ये चीजों को सेटल होना है, कहीं तो सेटल होना है ना। ठीक है। जनरल साहब ने कहा कि वकास यंग आदमी है, इसने इलेक्शन की बात की। सर आप ठीक कह रहे हैं, जनरल कादिर साहब बुजुर्ग हैं, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो नया पाकिस्तान है भाई। ये केस तो 5-5 साल चलते थे पुराने पाकिस्तान में, और बहुत पुराने पाकिस्तान में। तो नए पाकिस्तान में 2.5 साल तुसी सानू अदालतों ट्रिब्यूनल जलील करना जी, तो फिर कहदा नवा पाकिस्तान है। हाँ, तो ये सर सिर्फ नारों के ऊपर जो है लोगों को जलील कर रहे हैं। सही है सर, सही है। एक वाडा का फैसला है, सिर्फ 2 ड्यूल नेशनलिटी का सर छोटा सा फैसला है, एक नुक्ते का फैसला, वो नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हैं सर बहुत सारे पेंडिंग केस है, उस पर मैं क्या कहूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर मैं वापस आता हूँ और बात करते अपने मेहमानों से। वेलकम बैक जी। जहां साहब, मेरी आवाज आ रही है? जहां साहब, बिल्कुल जी। जहां साहब बहुत शुक्रिया, आपने तसी की, लेकिन थोड़ी सी बात आपके सामने मैं भी रख देता हूं। बिल्कुल आपने सही कहा कि वैसे तो ये रियासती इदारा है, इस पे तो कोई एतराज़ नहीं होगा आपको, आइनी इदारा है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जहाँ तक आता है आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा, बिल्कुल आप सही कहते हैं कि एक लिहाज से जिस तरीके से नैब है, जिस तरीके से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, या जिस तरीके से आपके नादरा है या इलेक्शन कमीशन है, उस तरीके से ये आज़ाद इदारा नहीं है। लेकिन सर दूसरी तरफ देखें, इनका अपना एक एहतसाब का तरीका है, फौज का अपना प्रोमोशन का तरीका है, तो बहुत सी चीज़ें इनकी अपनी हैं, तो एक लिहाज से वो भी आज़ाद हो जाते हैं। बहरहाल मैं जो आ रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, उसकी सर ज़रूर आप वजाहत कीजिएगा। एक इदारा जो आप कहते हैं आज़ाद और ख़ुद मुख्तार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो दबाव नहीं लेता सर, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, उसके अपने फैसले होते हैं, चाहे अच्छे करें चाहे बुरे करें। लेकिन बाकी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारे जो हैं वो 73 साल से दबाव ले रहे हैं सर। ये आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारे मुसलसल दबाव ले रहे हैं, और कहाँ से दबाव ले रहे हैं मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि फ़ौज दबाव नहीं लेती, हालांकि वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार नहीं है, लेकिन जो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो नैब हो, वो दबाव में फैसले कर रहे हैं। और एक फैसला नहीं है सर, आप तो उस्ताद हैं, आप तो हाथ उंगलियों में गिन सकते हैं, इतने सारे फैसले ऐसे हुए हैं। क्या कहेंगे सर? जी मैं मुख्तसरन डॉक्टर साहब बात करूंगा। जहाँ तक फौज की अकाउंटेबिलिटी या उनके सिस्टम की इंडिपेंडेंस का ताल्लुक, या उनका जो प्रमोशन और सिलेक्शन सिस्टम का ताल्लुक है, इसमें एक बुनियादी चीज़ की ज़रूरत है। ये वो अदारा है जो इंसानी जानों से जिसका ताल्लुक है, जिसमें इंसानी जानों की कुर्बानी पेश करने की ज़रूरत पड़ती है। जिस वक्त मुल्की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत की बात आ जाती है, या नज़रियाती सरहदों की हिफाजत की बारी आ जाए, तो उसमें आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि उसमें आप सियासत को लाएं, और सियासत को अगर उसके अंदर लाएंगे तो प्रमोशनें फिर लोगों की मर्जी के मुताबिक होंगे, चाहे उसमें कॉम्पिटेंसी है कि नहीं है। लिहाजा पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, पूरी, अगर कोई मुझे चैलेंज करना चाहे तो बिल्कुल इज़ वेलकम। इनके जहाँ तक प्रमोशन, पोस्टिंग्स और इनके आगे पीछे करने का ताल्लुक है, अफवाज का कोई भी हुकूमत
कोई भी सियासी हुकूमत उसमें मुदाखलत नहीं रखती है, पहली बात। और वो इंडिपेंडेंट रहते हैं एक तरीके से, वो बिल्कुल खुद मुख्तार है उस अपने अंदरूनी मामलात को चलाने के लिए। दूसरी बात आपने बता दी सर, यहाँ पर यहाँ पर इजाजत हो तो एक और जुमला भी कह दूं सर, कि फौज सर उसका वो कमांड एक शख्स के हाथ में होता है सर। फौज का कमांड अगर 18 कोर कमांडर 18 बैठे हैं और अगर आर्मी चीफ ने एक फैसला कर दिया और 17 के 17 कोर कमांडर के फैसले कोई और हों, लेकिन वही फैसला इम्प्लीमेंट होगा जो आर्मी चीफ कहेंगे। क्या मैं ये सही कह रहा हूँ सर? नहीं, इट्स नॉट ए कंप्लीट ट्रूथ, हाफ ट्रूथ आप इसको कह सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको मैं अपने तजुर्बे से बात करता हूँ। मैं कोर कमांडर रहा हूँ और वहाँ पर एक एक केस को हम 2-2 घंटे डिस्कस करते रहे हैं। उसमें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस वो इतना ज़बरदस्त किस्म का, एक तरीके से मैं कहूँ कि एक डेमोक्रेटिक अदारा है कि वहाँ पर हर कोर कमांडर खुल के अपने राय का इजहार करता है और उसकी राय की मैं डिसीजन की बात कर रहा हूँ सर। मैं डिसीजन की बात कर रहा हूँ। कमिंग टू दैट, थोड़ा सा डॉक्टर साहब सब्र कीजिए। लेकिन एक दफा जो फैसला किया जाता है, जनरली राय सबकी ली जाती है। फैसला जब किया जाता है तो फैसला कमांडर का होता है। गुड सर, मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ सर, अपनी नॉलेज के लिए, कि देखिए सर, आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो तो सियासी है ना सर, उसको तो आप सियासी कहेंगे ना सर। अगर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट सियासी है और वो एक फैसला कर दे और पूरी फौज ने मारना है, तो सर फिर फैसले तो पॉलिटिकली नीचे तक चले जाएंगे ना सर, या नहीं जाएंगे? देखें डॉक्टर साहब, इस इंस्टीट्यूशन की अपनी ताकत की बात होती है, स्ट्रेंथ की बात होती है। ये पॉलिटिकल लोग उसको अपॉइंटमेंट उसकी करते हैं, उसकी अपॉइंटमेंट होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किस आर्मी चीफ ने पॉलिटिकल गवर्नमेंट के मर्जी के मुताबिक, जिन लोगों ने अपॉइंट किया उनकी मर्जी के मुताबिक उन्होंने कार्रवाई की? मेरे पुराने पार्टी के चीफ ने, पार्टी प्रेसिडेंट ने, नवाज शरीफ साहब ने 3 चीफ्स की अपॉइंटमेंट की, सब के सब उसके खिलाफ चले गए थे और किसी ने उनके साथ इत्तेफाक नहीं किया था। दूसरी लाइन उन्होंने इख्तियार की। तो इतनी ज़रूरी नहीं है इस इंस्टीट्यूशन में स्ट्रेंथ। आप थोड़ा सा मुझे ज़रा परमिट कीजिए। ये जो हमारे मुल्क की बिगिनिंग जब हुई, जब मार्शल लॉज की, जब अयूब खान 1954 में कैबिनेट में बैठना वर्दी में शुरू किया उन्होंने, और उसके बाद 58 में जब पावर में आए और 42 साल डायरेक्ट उनकी इन्वॉल्वमेंट रही, उसकी वजह से ये इंस्टीट्यूशन इतनी अहम हो गई है। और इसके दौर में जो एक्टिविटीज़ होते रहे उसका असर पर 10-10 साल हुकूमत करते रहे। अगले 10 साल में वो जो रंग उनका था वो उसी तरह से नजर आ रहा था, लोगों के ऊपर रिस्पेक्ट उसका फैलता जा रहा था। और इसको निकालना इतनी आसान नहीं है जब तक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि सिलेक्शन सिस्टम को लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग उसको पॉलिटिकलाइज करते हैं। क्या एक्सटेंशनें दे के, ये कार्रवाई करके, वो कार्रवाई करके, हर हुकूमत चाहती है कि इनको अपने लिए इस्तेमाल करे। और मैं अपोजिशन की बात करता हूँ। एक पुराने के जो लास्ट इलेक्शन हुआ उसमें मैंने भी सफर किया, उसकी बात तो अपनी जगह पे है। अभी इमरान खान की तो छुट्टी करवाना चाहते हैं। क्या उनका ये भी है कि आर्मी चीफ या फर्दर मैटर उसको इन्वॉल्व वो करते हैं या DGI को इन्वॉल्व करते हैं? तो उनके बारे में उनकी क्या राय है? कभी भी इंस्टीट्यूशनलाइज एज सच कोई पॉलिसी, कोई एक बात गलत बात चलने से जाए, आर्मी के लेवल पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 2018 के इलेक्शन में GHQ में कोई फैसला नहीं हुआ था जिसमें यह कहा गया हो कि तारीख इंसाफ को पावर में लाया जाएगा और फलानी पार्टी को डिफीट दी जाएगी। टाइम मेरे पास कम है क्योंकि आज टेक्निकली सर मेरा प्रोग्राम देर से शुरू हुआ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, टाइम कम है, तो दोनों हजरात को दे दूंगा, फिर किसी स्टेज पे बात करेंगे। एजाजुल हक साहब, आपके पास भी 4 मिनट है। सर, ये इदारे का दबाव जो है, हमारे जितने आजाद खुद मुख्तार इदारे हैं सब दबाव का शिकार होते हैं, ऐसा क्यों सर? इसमें कोई शक नहीं है। बेसिकली तो ज्यादातर अपॉइंटमेंट, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि जब आप अपॉइंटमेंट करेंगे तो पाकिस्तान में जो इक़्तिदार को चलाने का तरीका है वो बादशाहत है। यहाँ पर आप कहते हैं कि हम जमहूरी तरीके से आए हैं, हम जमहूरी तरीके से मुल्क को चलाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जनरल साहब पता नहीं मुझसे एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे कि मार्शल लॉ के दौरान जो है वो ज्यादा डेमोक्रेटिक तरीका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो उनकी
काबीना हो जिसमें मैं भी रहा। मार्शल लॉ तो नहीं था उस वक्त मुल्क के अंदर, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो थे वो परवेज मुशर्रफ थे। मेरा ख्याल है कि उसके अंदर जो वुज़रा थे उनके इजहार ख्याल के लिए, उनको अपने फैसले करने के लिए ज्यादा इंडिपेंडेंस थी। मौजूदा सूरत हाल में मैंने नवाज शरीफ साहब के साथ भी काम किया और दूसरी हुकूमतों को भी देखा है, वहाँ पे ये है कि अगर सरकार जो है वो चाहती है कि इस तरह हो तो आप इस तरह करेंगे, और अगर आपने सरकार की मुखालफत कर दी या अपनी राय उनकी राय से हट कर दे दी तो इसका मतलब मामला जो है वो ठीक नहीं चलेंगे। तो अदारे जो है वो इस तरीके से वो उनको कर दिया गया है, बना दिया गया है कि यहाँ पर बजाय के इंस्टीट्यूशन इर्द गिर्द घूमे। नहीं, मसलन आप जिम्मेदारी आप जिम्मेदारी दे रहे हैं कि क्योंकि पॉलिटिकल लोग अपॉइंट करते हैं तो वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। सर बहुत से ऐसे हमने आदमी देखे हैं कि जिन जैसे DGFI बशीर मेमन साहब थे, उनको भी तो अपॉइंटमेंट की गई। सर ऐसे बहुत सारे इदारों में लोग मौजूद हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया लेकिन गलत फैसला नहीं किया, कानून और आइन की बात की है। तो सर ये जो लोग अपॉइंटमेंट पे हम क्यों, सर अगर नैब का चेयरमैन दो पार्टियों के तरीके से अपॉइंट होके आ जाए, लेकिन कानून तो मौजूद है ना काम करने का, अगर उसको दबाव डालते हैं तो छोड़ दे वो। इसी तरह जिस तरह DGFI बशीर मेमन ने छोड़ दिया और एक तारीख है पाकिस्तान में और बहुत से लोगों ने छोड़ा है, इस पर क्यों नहीं आप तवज्जो देते हैं? सर कमेंट्स इस पे करें ताकि मैं शेख साहब की तरफ जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब आपकी बात से एग्री करता हूं कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं पॉलिटिकल है। बहुत कम ऐसी शख्सियात हैं जिनको आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं, और जिन्होंने, जैसे आपने अभी बशीर मेमन साहब का नाम लिया कि उन्होंने मतलब दबाव नहीं कबूल किया और उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, और बाद में उन्होंने फिर एक इंटरव्यू भी दिया, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं थी। तो अगर हम इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करेंगे और अगर उनको अपने फैसले खुद करने देंगे, उनको खुद मुख्तार बनाएंगे, तो ये मसाइल पैदा नहीं होंगे। और हमने उन इंस्टीट्यूशंस को डेवलप होने ही नहीं दिया, शख्सियात को डेवलप किया कि हर शख्स जो कि इक़्तिदार में है वो समझता है कि मैं हूं तो पाकिस्तान है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो पाकिस्तान नहीं रहेगा, और मेरे इर्द गिर्द इंस्टीट्यूशन घूमे, मैं इंस्टीट्यूशन के इर्द गिर्द नहीं घूम सकता। तो ये हमारा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है। मुझे नहीं मालूम कि ये ठीक किस तरह होगा, लेकिन इतना मुश्किल काम नहीं है। सर आप सही हो जाए खुदा के लिए। सर आज फैसला आप कर लें, जैसे ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है सर, आज पाकिस्तान का ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, वो किसी का दबाव नहीं लेते, निकाल दें, वो कहते हैं मुझे निकाल दें, हटा दें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ हर शख्स को ऐसा होना चाहिए। अगर चेयरमैन नैब ये कह दें कि सर आप मेरी वीडियो मार्केट में लाएं, जो भी कुछ करें, लेकिन मैंने फैसला कानून के मुताबिक देना है, तो फिर सर तो फैसला होगा ना। फिर अगर इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि जी मुझे अगर चेयरमैन से रखना है तो मैं ये फैसला, मुझे याद है कि अंसारी साहब एक सेक्रेटरी होते थे, मैं सारा कोट करके फिर मैं शेख साहब की तरफ जाता हूँ, उनको एक बहुत ही पावरफुल गवर्नमेंट के वजीर आजम ने कहा कि तुम मेरी बात मानो, उन्होंने कहा जी नहीं मैंने नहीं मानना, सेक्रेटरी थे सर वो, तो उन्होंने कहा कि मैं उठा के तुमको बलूचिस्तान फेंक दूंगा, तो कहने लगे ये आपके पास इख्तियार है, लेकिन मेरे सेक्रेटरी लेवल पर मुझे एक खानसामा मिल जाएगा, एक गाड़ी मिल जाएगी, एक घर मिल जाएगा, ये मेरे लिए काफी है, मैं आपका ये गलत काम नहीं कर सकता, और नहीं किया उन्होंने। इसी तरह डॉक्टर साहब जरा मैं माजरत के साथ, इसी तरह जब कादर बलोच साहब भी बैठे हुए, ये भी किसी कमेटी में थे, और मुझे मेरा ख्याल पड़ता है कि हम इकट्ठे गए थे, शेरपौर साहब भी थे कि जनरल साहब थे कि नहीं थे, जब हम धरने में, नवाज शरीफ के धरने में जब आप पारा सर जल्दी जल्दी तो मुझे शेख साहब के पास जाना है। आईजी इस्लामाबाद को हुक्म दिया गया था कि डंडे चलाओ, उसने कहा मैं नहीं चलाऊंगा। यस सर, तो बहुत सारे हैं ना, तो सर अपॉइंटमेंट का तो एक तरीकेकार है, आखिर दुनिया में भी अपॉइंटमेंट पॉलिटिकली होती है, लेकिन वहां पर मेरिट क्यों है? क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो ये कैरेक्टर रखता है कि वो किसी भी प्रेशर में नहीं आए। मैं शेख वक़ास साहब आपकी तरफ आने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, फिर वापस आता हूं। वेलकम बैक जी। शेख साहब आपके पास भी 4 मिनट है, आज कम हो गए टाइम हमारे पास। सर इदारे के बदनाम होने में, इदारे को मिसयूज करने में, इदारे को बेसिकली इदारा तो मासूम होता है, उसको तबाह करने में उस इदारे के सरबराह का कितना हाथ होता है? सर इदारा बदनाम होता है इदारे वालों की वजह से,
मसलन अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की अभी बदनामी हो रही है तो वो इलेक्शन कमीशन के अफसरान की वजह से हो रही है, सीधी बात है। अगर असेंबली बदनाम होती है तो मेंबर पार्लियामेंट्स की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से होती है। अगर किसी अदालत पे उंगली उठती है तो वो उसके जज के डिसीजन की वजह से उठती है। सो इदारे बदनाम तो उसके इंटरनल मैकेनिज्म्स और उसके अफसरान, उसके सरबराहान और उनकी वजह से होते हैं। इदारों को मिसयूज कौन करते हैं? ऑब्वियसली जो उसके बेनिफिशरी होते हैं। अगर इस वक्त इलेक्शन कमीशन के इस डिले का और इस फैसला, वैसे तो इलेक्शन कमीशन रिपोर्टेडली पीटीआई के साथ फाइट बैक करता आया है वक्तन फवक्तन, मगर ड्रैग करता आया है, तो वो जो उसके बेनिफिशरी होते हैं वो उसको मिसयूज करते हैं और वो अपने इंटरेस्ट के लिए मिसयूज करते हैं। वैसे तो किसी भी वजीर आजम का ये राइट है मेरी राय के मुताबिक कि वो अपनी टीम लेके आए। अगर आप उससे परफॉर्मेंस आइडियल मांगते हैं तो फिर आइडियली हमने एक आइडियल आदमी को वोट दिए होते हैं और हम उससे तवक्को ये करते हैं कि वो एक बेहतरीन टीम लेके आएगा, ना सिर्फ कैबिनेट में बल्कि इदारों के सरबराहान भी, अच्छे अफसरान जिनको पिछली हुकूमतें खुडे नहीं लगाती हैं, बंदा उनको आगे ले आता है, या ऐसे जो कि गवर्नमेंट के विजन को ओन करते हैं। ठीक है जी, तो वो लाना तो उनका राइट है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे बंदे उनको लेके आते हैं जो सिर्फ यस मैन होते हैं, जिनका काम उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को वॉच करना होता है, उसकी हिफाजत करना होता है और उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रमोट करना होता है। हुकूमतों में डीपीओ, डीसीओ, सेक्रेटरीज बैठ के बाकायदा तौर पे कई मैंने देखे हैं इतनी ताजीम और इतने एहतराम से नाजायज हुक्म जो है वो मानते हैं हुकूमतों के, जैसे उनके पॉलिटिकल वर्कर बाहर खड़े होके पोस्टर बैनर लगा रहे होते हैं। तो ये बेसिकली डॉक्टर साहब मिक्स एंड मैच होता है। दोस्त जो कि बेनिफिशरी हैं उसमें मोस्टली सियासी हुक्मरान, और फिर दोस्त जो कि उनको रन कर रहे हैं, उनके अफसरान और उनके सरबराहान, ये दोनों मिलते हैं। इन दोनों का कोई नेफेरियस डिजाइन होता है या कोई पॉलिटिकल डिजाइन होता है जिसकी वजह से ये इदारे अल्टीमेटली बदनाम हो जाते हैं। और पाकिस्तान में ये रिवायत रही है। पाकिस्तान में सियासतदान ड्रामे, कहानियां, तकरीरें जलसों में करते रहे कि इदारों को मजबूत बनाना है। बेसिकली वो इदारे चाहते हैं जो उनको मजबूत बनाए, वो चाहते हैं कि कमजोर इदारे रहें और ऐसे ही नालायक अफसरान को आगे लेके आते हैं जो कि कोई हक का सवाल न कर सकें। हक की बात करने वाले अफसरान तो फिर जब अड़ते हैं वो अड़ जाते हैं, और उसी तरीके से हक की बात करने वाले सियासतदान भी पार्टियों में अड़ जाते हैं और फिर पिछली कुर्सियों के ऊपर चले जाते हैं। सो ये रिवायत अभी की नहीं है, कई सौ साल पुरानी है, और माशाल्लाह हम इस बुरी रिवायत के ऊपर हमारे सियासतदान, हमारी सियासी पार्टियों के सरबराहान और बहुत से अफसरान, अच्छे अफसरान की मैं बात नहीं कर रहा, वो इस पे कारबंद है कि दिहाड़ी ला लो, जितनी नौकरी है कर लो, को गुजारा कर लो। कोई कहता है जी बच्चों को पालना है, कोई कहता है गुजारा करना है। बड़े लेम और लूजर्स किस्म के एक्सक्यूज बनाते हैं और नौकरी करके वो गुमनामी में चले जाते हैं। बाद में उनका नाम लेने वाला ही कोई नहीं होता। जो हक की बात करते हैं वो नुकसान में तो रहते हैं, मगर दुनिया उनका नाम लेती है और रब भी उनसे राजी होता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हुआ, चाहता है किसी स्टेज पर और तफसील से बात करेंगे। तीनों मेहमानों को डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।